तो इस तरीके से उन्होंने हर बार जो है किसानों को एक तरह से कहा जाए तो बहलाने का काम किया या फिर उनका टाइम किल करने का काम किया। मगर अब चिंता ये हो गई है कि कल का जिस तरीके से परेड का प्रोग्राम रखा हुआ है और उन्होंने परेड के लिए भी जब दिल्ली पुलिस की तरफ सरकार ने दिल्ली पुलिस को ही आगे कर दिया, पहले सुप्रीम कोर्ट को आगे किया फिर दिल्ली पुलिस को आगे कर दिया, तो दिल्ली पुलिस भी सत्ते में आ गई या फंस गई कि अब क्या किया जाए, ठीक है ना, क्योंकि सामने किसान है और पूरी तरह से पूरी तैयारी के साथ में है। तो ऐसी स्थिति में मामला जब दिल्ली पुलिस के हाथ में गया तो दिल्ली पुलिस इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गई और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जो है अपील की कि भाई इस बारे में कुछ रोक या कोई स्टे वगैरह का ऐसा मामला सुप्रीम कोर्ट करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि सारे फैसले के हमसे ही कराओगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही एक मामले में विफल हो चुका था जहां सुप्रीम कोर्ट को जबरदस्ती इसमें डाला गया सरकार के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट ने 5-4 मेंबर की कमेटी बनाई, उसमें एक मेंबर निकल गया। ये सारी बातें आप लोगों की जानकारी में पहले से ही है। अब मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से आज हमने यहाँ लाइव आने का जो हमारा प्रोग्राम है, उद्देश्य है, उसके लिए ये है कि कल की रैली जो है, इस रैली में क्या ये शांतिपूर्ण रैली रहेगी। यहाँ तक कि किसानों ने भी अपनी पूरी अनुशासन में रहने की पूरी तैयारी की है, लोगों को बार बार हिदायत दे रहे हैं, नेता भी बार बार उनको बता रहे हैं। लेकिन क्या एक्सीडेंट कितना ही कहते हैं ना, ड्राइवर कितना ही सावधान हो, लेकिन सामने वाला अगर एक्सीडेंट कर लेता है तो उसमें उसकी सावधानी का क्या कसूर होता है। तो हमें ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग तो हमारी पूरी तैयारी के साथ, पूरे अनुशासन के साथ, पूरी सतर्कता और सावधानी के साथ में जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां से क्या स्थिति बनेगी उसका मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। क्योंकि हमने कई लोगों से बात की है, लेकिन हो सकता है कि अभी उनका भी जोश जो है ऊपर है और आंदोलन भी सफलता की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी वजह से या कुछ भी है, लेकिन कोई बात आम आदमी की बात सुनने को तैयार नहीं भी होता है। तो हमने ये बात कही है 2-4 नेताओं से कि भाई इसमें गड़बड़ी होने की संभावना है, लेकिन हर नेता यही बात कह रहा है कि कहीं पर भी कोई गड़बड़ी नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि शायद किसानों के लिए ये पहला मौका है कि वो सरकार से रूबरू हो रहे हैं और सरकार के पास में कितने हथियार होते हैं, हथकंडे होते हैं, कितने षड्यंत्र होते हैं, इसके बारे में। और अभी तो सरकार जो है वो सरकार ही नहीं है, जिसको तो भारत सरकार ही नहीं कहा जा रहा है, मोदी सरकार कहा जा रहा है। और मोदी सरकार आरएसएस के द्वारा बनाई हुई सरकार है, वहां पर प्रायोजित की हुई सरकार है। तो यहाँ गड़बड़ी होने की संभावनाएं कुछ ज्यादा रहती है, इसलिए यहाँ सावधान रहना, विजिलेंट रहना, सतर्क रहना ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए हमने हिदायत के तौर पर, एहतियात के तौर पर लोगों से निवेदन किया कि कहीं न कहीं सामने से एक्सीडेंट होने की संभावनाएं है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, संभावनाएं व्यक्त करना ही वो नहीं है। यहाँ पूरी गड़बड़ी होने की पूरी आशंका है, पूरी आशंका है कि यह गड़बड़ी होकर के ही रहेगी। क्योंकि जिस तरीके से मैं हर बॉर्डर पे जाकर के देख रहा हूं और हर बॉर्डर पर जहां पर भी मैंने देखा है वहां पर दुश्मन की घुसपैठ हो चुकी है। मैं दुश्मन शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, जो इस आंदोलन का दुश्मन है। यानी कि मैं बार बार बताया कि इस देश के अंदर किसान 75% है, वो मांग रहा है, ओबीसी मांग रहा है, SC ST मांग रहा है, माइनॉरिटी मांग रहा है, तो आखिर देने वाला कौन है? तो जो देने वाला है, जो देना नहीं चाहता है, जिसकी नीयत में देना नहीं है, उस बात से स्पष्ट होता है, साफ होता है कि उनके इरादे कभी भी ठीक नहीं रहे हैं और आज से नहीं, हजारों साल से नहीं रहे। इस देश की पूरी आबादी को उन्होंने हमेशा गुलाम बना करके रखा हुआ है और गुलाम बनाने के लिए उन्होंने हर बात नए षड्यंत्र किए। हमारा जो लंबे समय से अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर उस बात किस तरीके से मित्र बन के घुसपैठ कर रहा है और घुसपैठ करके वो अंदर से कैसे उसको खत्म करना था। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि चारों तरफ आज मुझे खुद करके बोलना पड़ेगा कि आरएसएस ने अपने जब ये आखिरी वार्ता खत्म हुई और उसके बाद में किसानों ने जिद की कि हम तो किसी भी हालत में मार्च करेंगे, जंतर मार्च होके ही रहेगा, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, चाहे बैरिकेड आप हटाओ या नहीं हटाओ, तो हम हटाएंगे लेकिन जाएंगे। ये जब बात हुई तो उनको मालूम पता चला कि ये हुए बिना रहेगा नहीं, और अगर ऐसा हुआ तो सरकार के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। इसलिए आज से 1 सप्ताह पहले कह दो या 5 दिन पहले उन लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया, जिसमें मैं देख रहा हूं कि चारों तरफ जो लड़के आरएसएस के द्वारा भेजे गए हैं वे कम से कम 18 की उम्र के हैं और ज्यादा से ज्यादा 30-32 साल के हैं। वो 30-32 साल की उम्र के और 25-22 साल की उम्र के लड़के हमारे 80 और 90 साल के 70 साल के नेताओं को गाइड कर रहे हैं।
उनके वो सलाहकार बने हुए हैं। इससे हमें साफ पता चलता है कि वे लोग किस तरीके से घुस करके वहां घुसपैठ कर लिए हैं और कैसे इस आंदोलन को डाइवर्ट करने का या बदनाम करने का या इस जो कल की परेड है उस परेड को भी पूरी तरह से मतलब क्या कहते हैं बदनाम करने का ये जो प्रोग्राम बन चुका है। मैं आप लोगों से विनती करूंगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी कोई सुने या ना सुने, क्योंकि यहाँ तो बड़ा जमेला है, बड़े लोग हैं, बड़ी बात है, हमारी बात में इतना दम हो मानते नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है। जो हम कहते हैं वो होता है। राष्ट्रव्यापी आंदोलन का हमने कहा, राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो गया। अब हमने इसको संवैधानिक आंदोलन बनाने का ऐलान किया, अब संविधान की बात उठने लगी। हमने बात से स्पष्ट कही कि संविधान में ही तुम्हारे अधिकार निहित है, तो संविधान को बचाए बिना या संविधान की बात किए बिना अपने अधिकारों को नहीं बचा पाओगे। ऐसी स्थिति में साथियों, जिस तरीके से जो रिपोर्ट देश के अंदर अभी हम ले रहे हैं, पूरे जहां भी मैंने 7-8 बॉर्डर पे जाकर के देखा है, तो वहां पर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को नियुक्त कर दिया है और कमान ऐसी जगह पर नियुक्त किया है जहां से नेताओं को चलाया जा रहा है। नेताओं के सलाहकार बनकर के आसपास में बैठ गए हैं। हमारे लोगों को अब तक ये बात समझ में नहीं आ रही, जैसे कहते हैं ना सर छोटू राम जी के बारे में और उनकी बात के बारे में कि उनका दुश्मन को पहचान, तो ठीक है, दुश्मन को पहचानने वाली बात जो है मैं अभी तक क्लियर नहीं मान रहा। ठीक है, उन्होंने कुछ हद तक कह दिया है कि नरेंद्र मोदी हमारा दुश्मन है, बीजेपी हमारी दुश्मन है, मोदी की सरकार हमारी दुश्मन है, आरएसएस तक मामला आ गया कि आरएसएस हमारा दुश्मन है। लेकिन यहाँ आरएसएस के आगे भी कुछ है, उसको अभी तक हमारे लोग नहीं समझ पाए हैं। इसलिए कुछ सामाजिक कार्यकर्ता का दावा करने वाले लोग इस आंदोलन में घुस चुके हैं और वे लोग इस आंदोलन में कहीं न कहीं गड़बड़ी जरूर करेंगे। ये हमारा लंबा अनुभव है, क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे आंदोलन पहले किए हैं और उसके हम भुगतभोगी भी हैं। उसमें हमारे ऊपर कई मुकदमे भी चल रहे हैं, इस तरीके के वो करते हैं। तो इसलिए हम आपको लाइव आकर के ये बात बताना चाह रहे हैं कि जो भी साथी इस रैली में जाने वाले हैं और जा रहे हैं, वे पूरी तरह से सतर्कता को बरतेंगे, अपने आसपास में अपने बिना पहचान के किसी भी व्यक्ति को साथ में नहीं रखेंगे। अगर है तो उसको जिस तरीके से कमेटी में निर्देश दिया गया है कि उसकी तुरंत खबर देंगे और किसी पर विश्वास नहीं करेंगे। और मैं खास करके कह देना चाहता हूं कि हमारे इस आंदोलन में और खास इस कल वाली जो गणतंत्र की परेड है किसानों की, उसके अंदर हमें तिलकधारियों से ज्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि तिलकधारी जो भी हैं यहाँ पर घुसे हुए हैं, वे लोग ही गड़बड़ करेंगे और वो गड़बड़ करवाएंगे, क्योंकि उनकी भी अब जो है नाक का सवाल बन गया है। उनको मालूम है कि अगर ये आंदोलन सफल होगा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे और किसी भी कीमत पर हम देश में रहने लायक नहीं रहेंगे और हम पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएंगे। जिस तरीके से मामला खुल रहा है कि देश के अंदर 90% लोग मांग रहे हैं, तो आखिर देने वाला कौन है? तो देने वाला जो 3% 4% है, हम उसको एक्सपोज करना चाहते हैं कि वो देना नहीं चाहता है, पूरी कमान उसने हाथ में ली हुई है और इस तरीके से वो घुसपैठ करके कर रहा है। तो पहले मैं ये चेहरे नहीं देख रहा था, लेकिन एक सप्ताह के अंदर अंदर मैंने सभी बॉर्डर पर जाकर के देखा है, तो वहां पर पूरा कंट्रोल उन लोगों का हो गया है। और हमारे नेता भी यही समझ रहे हैं कि चलो पंडित जी आ गए हैं, चलो शर्मा जी आ गए हैं, चलो वो आ गए, ठीक है, अच्छी बात है, आने चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपकी लड़ाई किसके साथ है, अभी तक आप नहीं समझ पाए हैं। ये किसान नेताओं को भी समझने की जरूरत है, देश के आम आदमी को भी समझने की जरूरत है कि आखिर हम लड़ाई लड़ किससे रहे हैं, आखिर हमारे अधिकार छीन कौन रहा है, हमारा अधिकार छीनने वाले लोग कौन है, कौन कॉर्पोरेटर में बैठे हुए लोग हैं, कौन व्यवस्था पर बैठे हुए लोग हैं और किस तरीके से वो हमें एक तरह से गुलाम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए साथियों, अभी शॉर्ट टाइम में ही मेरे को लंबी बात करने के लिए, भाषण देने के लिए नहीं आया हूं। मैं सिर्फ ये बताने के लिए आया हूं कि इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर घुसपैठ हो चुकी है और दुश्मन का आखिरी हथियार होता है घुसपैठ। ये हमें समझना चाहिए इस देश के अंदर, और खास करके मैं देश की बात बाद में करूं, मैं इस आंदोलन की ही बात करूं तो इस आंदोलन को उन्होंने कहा ना साम दाम दंड भेद, उससे प्रयास किया कि यह आंदोलन विफल हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। इसको लंबा खींचा था कि लोग घर चले जाएं, लेकिन नहीं गए और ज्यादा मजबूती के साथ टिके। उसके बाद में उन्होंने वार्ताओं को विफल करके टाइम किल करने का प्रोग्राम किया, तो वो भी उनका सफल नहीं रहा। उसके बाद में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल करने की कोशिश की, वहां भी वो सफल नहीं हुई। फिर उन्होंने दिल्ली पुलिस की तरफ ये डाइवर्ट करके और मिलिट्री और आर्मी के लोगों को ला करके इस तरफ करने का प्रयास किया, फिर भी किसानों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि चाहे गोली सीने में आ जाएगी, लेकिन हम लोग अपने हक अधिकार लेकर के रहेंगे। इसलिए उन्होंने अभी जो इस व्यवस्था के जनक हैं, जो इस व्यवस्था पर काबिज हैं, उन लोगों का आखिरी हथियार होता है घुसपैठ।
और मैं इसी पर बात करने के लिए आया हूं कि इस आंदोलन में भी बड़े पैमाने पे घुसपैठ हो चुकी है, क्योंकि हमारे किसान भाइयों को इसका अनुभव नहीं है, क्योंकि पहली बार उन पे चोट हुई है, पहली बार वे आंदोलित हुए हैं, पहली बार वे सड़कों पर आए हैं, इसलिए उनको इनके षड्यंत्रों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। जब षड्यंत्रों की जानकारी नहीं है तो कौन हमारा दुश्मन है और कौन हमारा दोस्त है, इसका हमें पता नहीं चलेगा। जब इसका हमें पता नहीं चलेगा तो दोस्त चुपके से आकर के हमारे बीच में अपना काम कर जाएगा। मैं यहाँ लगातार नजर बनाए हुए हूँ, देख रहा हूँ कि यहाँ पर आरएसएस के लोग जो यहाँ आकर के घुस गए और आरएसएस को ही गाली दे रहे हैं। उनको कहकर भेजा, तुम वहाँ आरएसएस को गाली नहीं दोगे, तुम्हें को टिकने नहीं देगा वहां पर। तुम्हें मोदी को गाली देनी होगी, तुम्हें अडानी और अंबानी को गाली देनी होगी। इनको तुम गाली देते रहोगे तो तुम उन लोगों के दिलों में समा जाओगे, और ऐसा करके वो लोग दिलों में कब्जा कर लिए और आज उन नेताओं का उन्होंने विश्वास जीत लिया और वे नेताओं के नजदीक पहुंच गए, बहुत करीब पहुंच गए। मैं देख रहा हूँ, अभी यहाँ नाम मैं किसी का नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन पूरी नजर मेरी है कि उन लोगों ने हमारे नेताओं को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है, यानी विश्वास में ले लिया। वो उठाकर नहीं ले, हाईजैक करने का मतलब हाईजैक खाली शारीरिक रूप से नहीं होता है, ठीक है ना, या अपहरण को हाईजैक कुछ बात कहे तो फिजिकली नहीं होता है, मेंटली भी होता है। किसी आदमी पर विश्वास करवा करके कुछ भी करवा लो, तो ये सारी बातें हो चुकी है। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि जो भी साथी है इसको पूरी सावधानी के साथ में लें और ऐसे लोगों से पूरी तरह से सावधान और अलर्ट रहें, ताकि इस आंदोलन को जो अभी और लंबा चलना है और तब तक चलना है जब तक ये सफल नहीं हो सकता। हम पूरे देश में प्रयास कर रहे हैं कि जन जन को इस आंदोलन का हिस्सा बनाएंगे। अगर हमारी बात में जरा सा भी कहीं विचार किया जाएगा तो हम लोग पहले भी कह चुके हैं, अभी भी कह रहे हैं कि अगर अभी हमारी 3 मांगे हैं, अगर कहीं पर भी दोबारा मौका मिलता है तो हमें हर दिन एक नई मांग जोड़ देनी चाहिए, चाहे वो किसानों की बात हो, किसानों के बाद मजदूरों की हो, चाहे महिलाओं के हकों की बात हो, चाहे उसके बाद में स्टूडेंट्स की पढ़ाई की बात हो, चाहे शिक्षा की नई नीति की बात हो, चाहे निजीकरण का मामला हो, चाहे बेरोजगारी जो बढ़ रही है इस देश के अंदर उसका मामला हो। तमाम चीजें जो हो रही है उसके ऊपर हमें हर दिन एक मुद्दे को उसके साथ में जोड़ना चाहिए, ऐड करना चाहिए, ताकि सरकारों के ऊपर दबाव बने कि अब ये मामला सिर्फ किसानों का नहीं रहा है, अब इसके अंदर पूरा देश शामिल हो जाएगा। और जब पूरा देश शामिल हो जाएगा तो हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा, तभी जाकर के वो कुछ विचार करेंगे। नहीं तो उनको क्या पड़ी है, कुछ भी नहीं पड़ी है, क्योंकि 60% किसान आज भी घरों में बैठा हुआ है। 60% किसान को पता ही नहीं है। उनको कहा गया, मैं आपको स्पष्ट बात बता देना चाहता हूं कि उन्होंने सिर्फ अभी तक एक अफवाह फैलाई है कि ये सिर्फ हरियाणा के और पंजाब के जो जमींदार लोग हैं जिनके पास में बड़ी जमीनें हैं उनकी जमीन से हड़पने का मामला है। तुम्हारा कुछ नहीं होगा। देखो आज ये बात कहे कि पूरे देश के लोग, कहीं न कहीं थोड़ा आग लग रही है, कहीं धुआं उठ रहा है, लेकिन गुजरात में कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। जबकि गुजरात के अंदर इसी नरेंद्र मोदी ने पूरी की पूरी जमीन जो थी वो कॉर्पोरेटर्स को दे दी और 1 रुपए टोकन राशि पे दी और किसानों से हड़प ली गई, ठीक है। और ये सारा मामला बन चुका है, लेकिन आज गुजरात का एक भी किसान आंदोलित नहीं है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के भी कहें तो जिस तरीके से उनकी सरकारें हैं वो वहां पर कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर ठीक है, बहुत कुछ लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग उद्वेलित हैं, लेकिन वहां से कुछ नहीं हो रहा है। तो हमने जो नेटवर्क स्थापित करने का प्रयास किया है उसके आधार पर पूरे देश में सभी जिला मुख्यालयों पर और राज्यों में हर जगह पर कल कुछ ना कुछ होने वाला है। लेकिन ये तभी होगा जब हम संवैधानिक तरीके से करेंगे और संविधान को ध्यान में रख करके करेंगे। इसलिए हमारा आपसे बार बार ये निवेदन रहेगा कि इस बार जो है ये रैली या कहते हैं इसको परेड है, इसे सफल करें। इस पर कहीं ऐसा ना हो कि किसान अपने गणतंत्र को मनाने जा रहे हैं। पहली बात तो गणतंत्र का ही किसानों को पता नहीं और न ही बताया गया। इसका नाम ही गणतंत्र दिवस क्यों रखा गया? 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू किया था इस देश में। हमारे नेताओं को तब तक यही पता नहीं, कई सारे नेता अभी तक ऐसे ही बोलते हैं कि इस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था या एक्सेप्ट किया गया था। एक्सेप्ट नहीं, इस देश में लागू हुआ था। 26 नवंबर को संविधान सभा में एक्सेप्ट कर दिया था। तो अच्छी बात है कि 26 नवंबर से ये आंदोलन शुरू हुआ और 26 जनवरी तक आया है। कहीं भारत के अंदर इस बहुत बड़े पर्व पर, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के आर्टिकल 95 में लिखा है, स्पष्ट लिखा है, लोग पढ़े तो पता लगेगा। उन्होंने कहा कि अधिनियम 1947, स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पूरी तरह से निरसन किया जाता है, क्योंकि वो असली आजादी का दिन 15 अगस्त नहीं है। हमारी असली आजादी का दिन जो है वो 26 जनवरी है, जब इस देश के प्रत्येक नागरिक को उसके हक और अधिकार मिले, तब वो स्वतंत्रता कहलाई। ऐसे ही स्वतंत्र अंग्रेज चले गए, स्वतंत्र हो गए, कैसे हो गए? स्वतंत्र तो तब हुए जब उनको आर्टिकल 1 से लेकर के उनको जो है 95 तक ये अधिकार मिले, उसमें फंडामेंटल राइट मिले। ये सारी बातें हमको समझनी होगी और इस आंदोलन को पूरी तरह से संवैधानिक आंदोलन बनाना होगा। इसलिए पूरी सावधानी बरतते हुए
कल का जो परेड का प्रोग्राम है इसको सावधानी से करें। अभी ये देख रहे हैं कि हमारे लोग वोट में जिस तरीके से कभी घूम रहे हैं, हमारे नेताओं ने कह दिया है कि डीजे नहीं बजाना है, उसके बाद कुछ भी करवाएगा। इनसे आप कुछ भी करवा सकते हो, इनका क्योंकि इनको पता नहीं है कि लड़ाई किससे लड़ रहे हो, असली दुश्मन का पता नहीं है कि वो कितना शातिर है और कैसे क्या वो कर सकता है। यहाँ क्या है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर लोग नाच रहे हैं, ठीक है। अरे भाई किस खुशी पे नाच रहे हो? तुम्हारी जमीनें छीन ली गई है, तुम्हारे बच्चों को बेघर कर दिया गया है, तुम्हें भूमिहीन बना दिया गया है, तुम्हें सड़कों पे लाके डाल दिया गया है और तुम नाच रहे हो। मुझे तो बड़ा अटपटा लग रहा है, बड़ा अजीब लग रहा है कि क्या है हमारे लोगों की सोच और क्या उनकी समझ है कि वो इस इतनी बड़ी क्या कहें कि हमारे साथ जो चोट हुई है उसमें भी वो एंजॉय कर रहे हैं, उसमें भी खुशी मना रहे हैं। किस बात की खुशी है? इस बात को साथियों आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। प्रत्येक कार्यकर्ता की, राष्ट्रीय मूल्यवाद संघ के बामसेव के प्रत्येक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि इसको गंभीरता से लेते हुए जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें और हमारे खास करके ओबीसी और किसान भाइयों को भी इस मामले में सजग और सावधान करें कि आपका असली दुश्मन कौन है। सारी बातें लाइव पे नहीं कही जा सकती है, सारी बातें वीडियो पे आकर नहीं की जाती है, आपको इशारे में समझना होगा। मैंने थोड़ा कहा है, अधिक समझने वाली बात है। आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया और जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय संविधान।